हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका सभी का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पिछली क्लास का जो टॉपिक था आधारभूत संरचना को लेकर के, उसी में आज हम लोग परिवहन के सेकंड पोर्शन पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेक्चर नंबर 15। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सीरीज जो है हमारी IAS प्री 2024 को टारगेट करते हुए हमने इसको लॉन्च किया है। और इसमें जिन लोगों ने नहीं सुना है, जिन लोग नहीं जानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत हम लोग पहले उस टॉपिक से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर उससे आए हुए पिछले 15-20 सालों के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन कम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि मॉडल क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज का सेशन जो है इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और पिछली क्लास, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, उस क्लास को जरूर देखें सभी लोग, ध्यान रखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों के लिए रेलवे और सड़क से संबंधित सभी परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी। काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने रेलवे डिस्कस कर लिया था, सड़क डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में। और इसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनको ध्यान रखिएगा कि इसके विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम चर्चा करें और देखें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अब बात करते हैं हम वायु परिवहन के बारे में, एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन हमारे यहाँ देश में ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, ध्यान रखना। भारत का वायु परिवहन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परिवहन मार्केट है, तीसरा बड़ा वायु परिवहन मार्केट। है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 से शुरू हुई थी। इलाहाबाद से लेकर के नैनी के बीच में 10 किलोमीटर पहली बार यहां पर शुरू हुई थी। इलाहाबाद से लेकर के नैनी के बीच में 1911 में पहली बार शुरू हुई, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो बाद में वायु परिवहन के लगभग वर्तमान में 147 आपके एयरपोर्ट हैं, लगभग इतने एयरपोर्ट हैं वर्तमान में, ठीक है ना। और इसका संचालन कौन करता है? इनका संचालन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका संचालन करता है। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दी। बात आती है कि आखिर इसके विकास के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, कौन सी योजना बनाई है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना है वो है आपकी राष्ट्रीय या नागरिक परिवहन, वायु परिवहन, सिविल एविएशन वायु परिवहन नीति 2016। ध्यान रखिएगा, वायु परिवहन नीति 2016, यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें किन चीजों पर आपका फोकस किया गया, किन चीजों पर नहीं किया गया, वो ध्यान रखिएगा। इस वायु परिवहन नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, इसको समझिएगा, किस पर्पस से शुरू की गई। 16 है तो नेचुरल सी बात है 16 से शुरू की गई, 2016 से। इसमें 2-3 चीजों पर आपको फोकस किया गया। पहला फोकस किया गया सुरक्षा, ठीक है ना। और दूसरा फोकस किया गया सतत विकास के बारे में, यानी कि इसमें सुरक्षा और सततता पर फोकस किया गया, सस्टेनेबिलिटी,
एक। दूसरा, इसमें मुख्य फोकस किया गया वो था आपकी क्षेत्रीय संयोजकता पर विशेष बल दिया गया। क्षेत्रीय संयोजकता की नीति को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ध्यान रखना, रीजनल कनेक्टिविटी पॉलिसी, आरसीपी कहते हैं इसको। यानी कि इसके तहत छोटे छोटे टीयर 2 टीयर 3 शहरों को जोड़ना है वायु परिवहन से। यानी कि इसके माध्यम से टीयर 2 एंड 3 शहरों को वायु परिवहन से जोड़ना, छोटे छोटे शहरों को तक वायु परिवहन व्यवस्था को जोड़ना। इसका मतलब है आम आदमी को भी, आदमी तक वायु परिवहन पहुंचाना। अब कहोगे आम आदमी पहुंच सकता है क्या? बेटा, इसमें कोशिश तो की है सरकार ने कम से कम, ठीक है ना, आम आदमी तक इसको पहुंचाना है। इसका पर्पस ये भी था। कैसे पहुंचेगा? इसके लिए सरकार ने इसके तहत एक योजना शुरू की, इसी के तहत में, वो मैं बताऊंगा बाद में। इसमें उन्होंने कोशिश की कि अगर आप हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं तो हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो 500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से? ये। और अगर वायुयान का किराया है तो वो आपका मैक्सिमम 2500 रुपया प्रति घंटा होना चाहिए। ये बोले जब इतना किराया कम होगा तो लोग आसानी से आना जाना कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये, तो किराए को लेकर के उन्होंने इसके अंतर्गत व्यवस्था की, इस योजना के तहत, इस नीति के तहत। दूसरा, उन्होंने इसमें और क्या किया कि बोले एयरपोर्ट हमको बनाने पड़ेंगे, नए एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, नए एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। और वो कैसे होंगे? नो फ्रिल एयरपोर्ट होंगे, नो फ्रिल एयरपोर्ट होंगे। नो फ्रिल एयरपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे एयरपोर्ट जिनमें मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर होती हैं, केवल इतनी होती हैं कि बस आपका काम चल जाए। नो फ्रिल एयरपोर्ट का मतलब होता है इसमें केवल मूलभूत सुविधाएं होती हैं, केवल मूलभूत सुविधा मिलेगी, बाकी अन्य सुविधा नहीं होगी। इसका मतलब हो गया इसमें लग्जरी सुविधाएं नहीं होंगी, नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पर। यानी कि क्या होगा? आप जाएंगे, चेकिंग हो जाएगी। अब वहां सोच के बहुत अच्छा लॉन्ज हो, 5 स्टार होटल की तरह आपका वहां पर एक वेटिंग रूम हो, सारी चीजें हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप सीधे जाएंगे, चेक इन करेंगे, चेकिंग हो जाएगी, आप आराम से वहां से ऑटो से, रिक्शा से, किसी से भी, जो भी छोटी मोटी गाड़ी है आपके सामने आपका क्या खड़ा होगा? प्लेन खड़ा होगा। प्लेन भी छोटे छोटे होंगे, बड़े वाले प्लेन नहीं होंगे छोटे शहर में, क्योंकि सवारी कम होती है। तो सीधे जाकर के वहां चढ़ जाएंगे, आराम से उड़ जाएंगे, छोटे छोटे। तो वहां केवल मूलभूत सुविधाएं होंगी, बाकी अन्य लग्जरियस सुविधाएं वहां पर नहीं मिलेंगी। इसको कहते हैं ये। इससे क्या होगा? लागत कम हो जाएगी इनकी, ठीक है ना, उसको कहते हैं। और इसमें इसका अन्य बल क्या है? अन्य फोकस क्या है? इसका एक अन्य फोकस और भी है। इसमें सरकार ने इसके लिए शुरू कर दिया उड़ान योजना। क्या शुरू कर दी? उड़ान योजना शुरू कर दी इसके लिए 2016 में ही। ध्यान रखना, 2016 में ही इसको मंजूरी दे दी, इसी के तहत ही। और उड़ान का मतलब ही रखा गया, उसको समझ लीजिए। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े, ध्यान रखना, उड़े देश का आम नागरिक। सोचिएगा, ये इसका कंसेप्ट रखा उड़ान योजना का 2016 से, उड़े देश का आम नागरिक। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उड़ान योजना के 5 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चरण चल रहा है। उड़ान 1, 2, 3, 4 और ये 5वां चरण चल रहा है। ध्यान रखना, दो 2017, 2018, 2018, 19 और 23। ये रहा 23।
ये 5 अलग अलग चरण चलाए गए हैं, अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। जैसे आपका जो चौथा चरण है ये आपके समुद्री द्वीपों के लिए है, समुद्री द्वीपों तक कनेक्टिविटी के लिए ये इस तरीके से शुरू किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त उड़ान योजना में और क्या किया गया, इसके अतिरिक्त अन्य कृषि उड़ान बनाई गई, अन्य उड़ान बनाई गई, अन्य उड़ान योजना इसके अंतर्गत। वो कौन कौन सी थी? एक थी कृषि उड़ान योजना, और एक थी आपकी कौन सी, जिसका बड़ा अच्छा सा नाम रखा गया था, क्या नाम, तो लाइफ लाइन उड़ान, यानी कि चिकित्सा के लिए लाइफ लाइन उड़ान योजना। ये 2020 में शुरू की गई, ये भी 2020 में ही शुरू की गई। ये कृषि उत्पाद जो महंगे हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए कृषि क्षेत्र के लिए बनाई गई, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए शुरू की गई। और ये सभी जगह पर जहां पर कोरोना के पीरियड में समस्या थी उनके लिए विशेष तौर पर इस पर फोकस किया गया। ध्यान रखिएगा, उड़ान योजना के तहत। और इसी उड़ान योजना में एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, इसके तहत वर्तमान में लगभग 58 क्या है एयरपोर्ट इसके अंतर्गत शामिल हैं। 58 एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत, 58 टोटल 147 में से 58 आपके उड़ान योजना के लिए हैं। 8 हेलीपोर्ट हैं। कितने हैं? 8 हेलीपोर्ट, यानी कि हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए हैं। और इसके अलावा 2 या 3, लगभग 2 वाटर डोम भी बनाए गए हैं, जो ऐसे जहाज जो पानी में और हवा में दोनों जगह उड़ सकते हो उनके लिए। ध्यान रखना, 2 वाटर डोम बनाए गए हैं, एरोडोम कहते हैं इनको, यानी कि हवा में भी उड़ते हैं और पानी पे भी चलते हैं। आपने देखा था आपके प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने इस तरह का एरोप्लेन में सफर भी किया था जो पानी में तैर रहा था और तैरते तैरते हवा में उड़ भी गया। आपके देखा था ना गुजरात में? यस, वही है। तो ये आपकी उड़ान योजना इसके तहत है। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आपकी उड़ान योजना राष्ट्रीय आपकी जो सिविल एविएशन पॉलिसी है उसके तहत इसका कंसेप्ट रखा गया। और इसका कंसेप्ट था क्या? इसका बेसिक कंसेप्ट में एक चीज और भी थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा घरेलू और विदेशी जो पैसेंजर हैं उनकी जो टिकटों की संख्या है उनको बढ़ाना है, जिससे कि हमारा और तेजी से विकास हो सके और ज्यादा ग्रोथ हो सके। एक तो कंसेप्ट ये रखा गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण, आज आप लोगों के लिए अंतिम महत्वपूर्ण एक मौका है कि आप लोग जो मॉर्निंग बैच है 31 अक्टूबर को मॉर्निंग बैच 8 बजे वाला, उस बैच में एडमिशन लेने की आज आपकी आखिरी तारीख है, जो हमारा जीएस फाउंडेशन लॉन्ग टर्म P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ये बैच दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, ठीक है ना। बैच नंबर 2 है और इसमें आज लास्ट डेट है। इसके तहत आप सोचिएगा 24,000 रुपए में आपको 18 महीने की वैलिडिटी वाला प्लान मिल रहा है। 26,099 रुपए में 999 30 महीने की वैलिडिटी, यानी कि लगभग 2.5 साल का। और 30,000 रुपए में आपका 42 महीने की वैलिडिटी, यानी कि लगभग 3.5 साल की वैलिडिटी वाला प्लान आपको मिल रहा है। सोचिए, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस, सोचना। और इतने साल तक मिलेगा आराम से, प्रॉपर तरीके से। और क्या चाहिए आपको? सोचना। और ये इतने कम फीस में कैसे मिलेगा? ये मिलेगा तब जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, अंततः फीस इसकी ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से 2024, 25, 26, 27 कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना सही रणनीति के, बिना सही गाइडेंस के, बिना प्रॉपर उस पर चले हुए सफल होना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि सफल नहीं हो सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है। और हिंदी माध्यम के लिए तो उतना ही ज्यादा चैलेंज है। इसलिए उसको यह पता होना बहुत जरूरी है, आज की डेट में जब डिजिटल दुनिया बन चुकी है, इतने तरह का कंटेंट, इतने तरह का मटेरियल है, उसमें से काम की चीज क्या है।
बेटा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना मटेरियल है कि आपका लैपटॉप, आपके टीवी वीवी के, टीवी साइज के, जीबी के नहीं, टीवी के साइज के मटेरियल भर जाएंगे, इतना कंटेंट है। लेकिन काम की चीज कितनी है यार, वो बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मात्र इतने रुपए में इतने साल का कोर्स हमारे साथ जुड़ करके सफल होने की कोशिश कीजिए। और हमारा उद्देश्य ही है आप लोगों के लिए सफल करना, पढ़ाना है टू द पॉइंट। आप लोगों ने हम लोगों की क्लास देखी होंगी सभी फैकल्टीज की, कोई भी फैकल्टी आपको इधर उधर की कोई नौटंकी करता हुआ नहीं दिखाई देता। स्टडी आईक्यू की पहचान ही है टू द पॉइंट, काम की पढ़ाई, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही। बस हम लोग के लिए साफ स्पष्ट निर्देश हैं, ऐसे कोई भी क्लास, ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाना है जो बच्चों के लिए रिलेवेंट ना हो, एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है ना। अगर आप एम के लाइव कोड यूज करते हैं तो इसके माध्यम से आप मुझसे, हमसे सबसे पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, और क्या चाहिए। हम लोग तरसते थे बेटा इस तरह की चीजों के लिए, फिर भी हम लोगों ने खैर एग्जाम सफल किया, पास किया, सब कुछ किया, सोचिएगा। लेकिन हम लोग फिर भी तरसते थे कि कोई ढंग से हमको सपोर्ट करने वाला मिल जाए। और इसमें सोचिए आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, कभी भी उसको कॉल मिलाइए, कभी भी फोन करिए कि सर हमको ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। सोचिए आपको लेवल पर ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन फील ही नहीं होगा, घर बैठे आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो सोचिएगा, ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है, ये मेरा वो आपका कोड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू को कोई भी कोर्स को परचेज करने के लिए। कोई भी बुक परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, इसको कोड यूज करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे पर्सनली जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये है आपका टेलीग्राम बार कोड, जिसको स्कैन करिए और मुझसे जुड़ जाइए। क्यों दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद आते हैं जल परिवहन। ध्यान रखिएगा, भारत में जल परिवहन की संभावना लगभग काफी है। भारत में अगर हम बात करें तो लगभग भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन यानी कि नदियों के माध्यम से जल परिवहन, लगभग हमारा मान के चलिए कि लगभग 14,500 किलोमीटर की क्षमता है हमारे यहां। लेकिन अभी हम इसका सोचिएगा 2 से 4% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसका हम 2 से 4% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जबकि नीदरलैंड में 86% से ऊपर का इस्तेमाल होता है। अमेरिका वगैरह भी 18-19% अपने वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। चाइना लगभग 8 से 9% का वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करता है, हम नहीं करते। और आपके जल परिवहन की लागत, आप विश्वास करेंगे, आपके सड़क, वायु और रेल परिवहन तीनों से बहुत कम पड़ता है, उन सबसे सस्ता पड़ता है ये, सोचिएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने कोशिश नहीं की, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने इसके लिए कोशिश की थी। ध्यान रखना, 2016 से पूर्व भारत में 5 आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए थे, घोषित क्या, बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 5 आंतरिक जलमार्ग बनाए गए थे, बनाए गए, ठीक है ना। 5 चल रहे थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक था, इलाहाबाद से, ठीक है ना। उसके बाद सादिया टू धुबरी है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना। साउथ में भी हैं, कई सारे ऐसे ऐसे ट्रैक बनाए गए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण वही था, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया वाला, सबसे बड़ा, सबसे लंबा है, सबसे पुराना है, ठीक। इसके बाद में क्या किया गया, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, 2016 में एक एक्ट बनाया गया, आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, आंतरिक या अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 बनाया गया।
और इसके माध्यम से भारत में, सोचिएगा, भारत में 106 नए जलमार्ग की घोषणा की गई। 106 नए जलमार्ग की घोषणा की गई। तो इसके माध्यम से वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हो गए? राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या हो गई 111। ये रहे, टोटल 111 है वर्तमान में, ठीक है ना। और इन 11 में से 13 इस समय क्या हैं? ऑपरेशनल है। ध्यान रखना, 13 कैसे हैं? ऑपरेशनल, यानी कि ये काम कर रहे हैं, कार्यशील हैं। बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रहे, 13 ऑपरेशनल है। और इनका जो प्रबंधन है वो कौन देखता है? प्रबंधन देखता है आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI इसको देखता है। और इसका गठन हुआ था 1987 में, वो सॉरी 87 क्यों, 86 में। इसका गठन हुआ था 1986 में, क्योंकि इसी समय 1986 में ही आपका इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक का जो ट्रैक रूट है वाटर मार्ग का, वो उस समय बनाया गया था 1986 में ही। इसीलिए ये आपका शुरू कर दिया गया। क्लियर एवरीबॉडी? याद रहेगा इतना पोर्शन? तो लगभग 14,500 किलोमीटर की क्षमता है। 2016 से पूर्व हमारे यहाँ केवल 5 आंतरिक जलमार्ग थे, ठीक है ना। 2016 में हमने क्या बनाया? नया एक अधिनियम बनाया, उसके माध्यम से 106 नए जलमार्ग की घोषणा की और वर्तमान में 111 हो गए। इनमें से 13 कार्यशील हैं, ठीक है ना। इनका प्रबंधन देखता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था 1986 में। एवरीबॉडी क्लियर? और इसी के साथ देखेंगे तो एक परियोजना और शुरू की गई है इसके लिए, और वो है आपकी सागरमाला परियोजना। और सागर तो आप जानते ही हैं, सागरमाला परियोजना यह कब शुरू की गई? अब आप देख लीजिएगा, यह योजना शुरू की गई सागरमाला 2015 में। 2015 में इसका उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्र और बंदरगाहों का विकास करना। ध्यान रखना, सागरमाला परियोजना का जो उद्देश्य है, समुद्र तटीय क्षेत्र और बंदरगाहों का विकास करना, वहां के तटीय समुदाय का, वहां पे जो रहने वाले हैं तटीय समुदाय और तटीय उद्योगों का विकास करना। सोचिएगा, यह इसका कंसेप्ट है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इसीलिए इस परियोजना में ध्यान रखना, इस परियोजना के तहत 4 स्तंभ बनाए गए हैं। इस परियोजना में क्या बनाए गए हैं? 4 पिलर बनाए गए हैं, जिनमें 4 चीजों पर विशेष बल दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, तटीय आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय आधारभूत ढांचा का विकास, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है आपका तटीय उद्योगों का विकास, तटीय उद्योगों का विकास, ठीक है ना। तीसरा है आपका इसके अंतर्गत तटीय पर्यटन का विकास, तटीय पर्यटन का विकास। और नंबर 4 ध्यान रखिएगा, और वो है तटीय समुदाय का विकास। तटीय समुदाय, जो भी तट के किनारे रहते हैं उनका विकास करना। दीज आर द 4 पिलर्स इसके तहत। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें हैं सागरमाला परियोजना के तहत? इसमें और ध्यान रखिएगा,
सागरमाला परियोजना में दोस्तों आपके इसी के तहत 6 नए मेगा पोर्ट का विकास किया जाएगा। मेगा पोर्ट का विकास होगा, विकास किया जाएगा। 6 नए मेगा पोर्ट का विकास किया जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ध्यान रखिए, नंबर है पहला सागरदीप, सागरदीप बंदरगाह, और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बंगाल में। दूसरा है आपका इसमें पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, उड़ीसा। तीसरा इसमें होगा आपका, ध्यान रखिएगा, वो है आपका सिरखाजी, सिरखानी है, सिरखानी, तमिलनाडु। चौथा इसमें आपका है जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, यहां भी बनाया जाएगा, और ये बड़े बंदरगाह बनाए जाएंगे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। आपका पांचवा इसमें हम कह सकते हैं वो है आपका बेलिकेरी फोर्ट, बेलिकेरी, बेलिकेरी, और ये है आपका कर्नाटक। और छठा और अंतिम है जिसको हम कह सकते हैं वो है बदावन बंदरगाह, महाराष्ट्र। कौन सा? बदावन, महाराष्ट्र में। तो ये 6 नए मेगा पोर्ट भी आपके बनाए जाएंगे। इसके अलावा और क्या किया जाएगा? ध्यान रखना, इसके अलावा सागरमाला परियोजना में आपके जो 14 CEZ जो हैं उनका विकास किया जाएगा, उनको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। CEZ बोले तो कोस्टल इकोनॉमिक जोन, यानी कि तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास, कोस्टल इकोनॉमिक जोन का विकास किया जाएगा। और भारत में टोटल 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कंसेप्ट है, 6 मेगा पोर्ट, 14 CEZ, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 4 पिलर हैं, ये आपकी सागरमाला परियोजना है। इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन देख सकते हैं, सागरमाला परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, यह देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। मुख्य परियोजना न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। जितना अच्छा हो जाएगा उतनी लागत जो है कम हो जाएगी। इसके 4 घटक हैं, हैव 4 कंपोनेंट्स। सही विकल्प चुनिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर सही है इसके लिए, बता दीजिए। आंसर है डी, चारों ही सही है, वो तीनों। एवरीबॉडी क्लियर है? अब यहीं पर मैंने 4 घटक आपको बता चुका हूं। चारों घटक कौन कौन से हैं? पर्यटन, उद्योग, समुदाय और आधारभूत ढांचा, वो भी तटीय क्षेत्र का। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 बनाया गया। अधिनियम प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक महापत्तन प्राधिकरण के एक बोर्ड के निर्माण का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? एक बोर्ड का गठन किया जाएगा महापत्तन प्राधिकरण के तौर पर। नंबर 2, महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को विभिन्न बंदरगाह सेवाओं के लिए संदर्भ में शुल्क तय करने का अधिकार देता है। और वही महापत्तन प्राधिकरण जो है, मेगा पोर्ट प्राधिकरण, वो क्या करेगा? शुल्क तय करेगा। नंबर 3, यह विवाद बंदरगाहों के किफायती समाधान के लिए सोसाइटी की स्थापना करेगा। SA रोड पोर्ट की स्थापना का प्रावधान करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, 1, 2, 3, बताइए।
सोचिएगा। आंसर है केवल 1 और 2। यह नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान इसके तहत नहीं है कि सोसाइटी ऐसे रोड पोर्ट की स्थापना करेगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि ऐसे पार्क जहां पर आपके सामान को इकट्ठा किया जाएगा और वहां से विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उनको पहुंचाया जाएगा, जहां पर बड़े बड़े कंटेनर डिपो इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि उसके माध्यम से सोचिएगा क्या किया जाएगा, उन कंटेनर्स को इकट्ठा किया जाएगा और वहां से फिर कंटेनर्स के माध्यम से उनको सामान को जगह जगह पहुंचाया जाएगा। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जयपुर राजस्थान में विकसित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं। हालांकि तीसरा क्वेश्चन है, गलती से लग गया है दूसरा। ठीक है ना, आंसर है दोनों कथन सही है। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये इस आपके बाद में जिस किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना है, कांटेक्ट करना है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? ये मेरा बारकोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आधारभूत ढांचा हमने किया, और इंडस्ट्रियल क्यों, अभी हमारा बचा हुआ क्या नाम है उसका, संचार एवं ऊर्जा को लेकर के। तो कल की क्लास में संचार एंड एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी सेगमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और वो उसके लिए एक क्लास काफी है। जितनी भी संचार और ऊर्जा संबंधित योजना है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ आए हुए क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस पर जुड़े रहिए, आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी तरह कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।